हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू अम्बाइब। थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। हमने काफ़ी हद तक काफ़ी कंसेप्ट सीखे। पिछली क्लास में भी हमने मेन पॉइंट सारे सीखे। जितने भी प्रोसेस मैंने पिछली क्लास में करवाए थे सब में बताया कि यार इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अंकित, हेलो बच्चा। वहाँ पर मैंने बताया आपको कि यस, हाँ, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है। तो आज प्रॉब्लम्स करेंगे और इससे पहले छोटे मोटे कुछ अभय, यस, राम 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 राम। यहाँ पर अभी हम कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे और कुछ बचा है तो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपका एटलीस्ट थर्मोडायनेमिक्स आप बोल सको कि हाँ आपने पढ़ा है, कोई भी ऐसी चीज़ मिस नहीं करी है। आई बात समझ में? पर मैंने काफ़ी हद तक हर पॉइंट टच किया है। 4 लेक्चर करीबन लिए होंगे, उनमें सब चीज़ टच की है मैंने, कि आपको पूरा थर्मोडायनेमिक्स का जितना भी पूरा चैप्टर है ये कंप्लीट समझ में आए। शकील, हेलो। तो आपने अगर ये सेशन नहीं देखा है पुराना तो जरूर देखना, क्योंकि आप थर्मोडायनेमिक्स में एटलीस्ट कंफर्टेबल फील करोगे 100%। हाँ अबे, यस, वेरी वेरी नाइस। तो मैंने ना आपको, देखो मुद्दा क्या था कि थर्मोडायनेमिक्स में कंसेप्ट और थोड़े फॉर्मूलाज हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप हर बार फॉर्मूला रटते जाओ, क्योंकि फॉर्मूला कहीं ना कहीं से डिराइव हो रहा है। पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से बताया था कि आप बस ये चीज़ें याद रखो, इसके बाद सारी चीज़ें निकल जाती हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। थोड़ा जो थ्योरी बची हुई है उसको कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, तो ताकि आपका एक कंप्लीट ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाए। अब फटाफट तेज करेंगे, ठीक है? कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, फटाफट बस आपका ध्यान होना चाहिए यहाँ पर। आई बात में मैं कहता हूँ कि वर्क डन इन हीट ट्रांसफर रिलेशन इन द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक बात बहुत क्लियर सी है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। अब जैसे ही साइक्लिक प्रोसेस आया, उससे पहले मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ। क्या? पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन। पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन आई बात समझ में? वैसे आपको पहले ही पता होना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहीं सीख लेते हैं। देखो, हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे मैं अगर मेजरली बात करूं तो फर्स्ट लॉ में आपने क्या पढ़ा? क्यू शुड बी इक्वल टू, जितना भी हीट दोगे उससे या तो कुछ वर्क डन होगा या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, डेल्टा यू होगा। ये बात हमने करी, ये बात हमने करी। आई बात समझ में? अब यहाँ पर ना इन तीन में दो ऐसे हैं जो पाथ फंक्शन है, एक ऐसा है जो पॉइंट फंक्शन है। अब वो मैं आपको देख के बता दूंगा, क्योंकि आप डेल्टा यू का फॉर्मूला जानते हैं। आप बोलते हैं सर डेल्टा यू क्या होता है? सर एन CV डेल्टा टी होता है। सर हम तो ये जानते हैं कि ये हमेशा लगेगा, ये हर जगह लगेगा। पर ये मत बोलना सर आपने बोला Q इज इक्वल टू एन CP डेल्टा बी टी, तो बी तो बोला। पर बच्चा मैंने ये तब बोला था जब कांस्टेंट प्रेशर हो, जब प्रेशर कांस्टेंट हो। पर हर बार तो मैं प्रेशर कांस्टेंट आपको नहीं बोलूंगा। आई बात समझ में? पर हाँ, ये वैलिड है, ये वैलिड है। अब पॉइंट फंक्शन की बात की जाए जो सिर्फ पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं। पॉइंट फंक्शन मतलब वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड कर रही हैं। मतलब आप यहाँ से यहाँ गए, ऐसे गए, आई बात समझ में? और फिर या ऐसे आ गए, मतलब ऐसे गए ऐसे आ गए। फिर इनिशियल पॉइंट आपका ये और फाइनल पॉइंट भी आपका ये, इनिशियल इक्वल टू फाइनल पॉइंट। जब दोनों पॉइंट सेम हो गए, जब दोनों पॉइंट सेम हो गए, तो पॉइंट फंक्शन जिस पे डिपेंड कर रहा था वो तो जीरो हो गया। डेल्टा यू किस पे कर रहा है? एन कांस्टेंट, वी CV कांस्टेंट, डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हुआ? लोकेश, वेरी नाइस। 12th में हो तो 11 कोई ना कोई तो एग्जाम दोगे, बस वहां ही आएगा, टेंशन मत लो। आई बात समझ में? तो देखो, डेल्टा टी क्या हुआ? चेंज इन द टेम्परेचर। मैं कहता हूं आप साइक्लिक प्रोसेस में घूम के अपने उसी ही पॉइंट में आ गए, उसी ही पॉइंट में आ गए। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि यहां से स्टार्ट किए, घूम फिरा के यहीं आ गए, तो पॉइंट तो सेम हो गया। अब पॉइंट अगर सेम हो गया है बच्चे, तो डेल्टा यू का जीरो होना तो बनता है। डेल्टा यू का जीरो होना तो बनता है, यस बनता है। मतलब यू, इसका मतलब क्या हुआ कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन द पॉइंट, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द पॉइंट। आई बात समझ में? पर मैं बात करूं क्यू और डब्ल्यू की, ये अपने पाथ फंक्शन है, ये अपने पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। यस, कैसे? अगर मैं सिर्फ डब्ल्यू की बात करूं, आप जानते हैं अगर मैं पी वी का डायग्राम बनाता हूं, सपोज आपका ये कुछ ग्राफ बना। आई बात समझ में? वर्क डन कैसे लिखते हैं? सब बोलते हैं सर वर्क डन ना हम ऐसे लिखते हैं, पी डी वी का इंटीग्रेशन, पी डी वी का इंटीग्रेशन। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ इट इज द एरिया अंडर पी वी ग्राफ। ये क्या है? एरिया अंडर
पीवी ग्राफ। मतलब वर्क डन क्या हुआ कि इसके नीचे ये जितना भी एरिया आ रहा है इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि मतलब आप क्या करो, इसका एरिया निकाल लो। चलो ये तो कर्व था, अगर स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी होती तो आप बोलते सर ये तो निकल जाएगा, कहीं कुछ नहीं, एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, दोनों को निकाल लूंगा, एरिया आ जाएगा। पर यही मैं बात बोलूं आपसे, आप जब 1 से 2 गए तो ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। पर जैसे जैसे आप पाथ चेंज करेंगे, क्या आपका एरिया चेंज नहीं हो रहा है? जैसे ही आपने ये वाला लिया तो आपका बड़ा एरिया आ गया। तो यस, जैसे जैसे आपने पाथ चेंज किया वैसे वैसे आपका एरिया चेंज हुआ, वैसे वैसे आपका वर्क डन चेंज हुआ। तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ। सिमिलरली क्यू ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पाथ। क्यू और डब्ल्यू जो है वो आपके पाथ फंक्शन है, वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो पाथ पे डिपेंड करते हैं। आई बात समझ में? तो ये कहानी समझ में आई? तो पॉइंट फंक्शन कौन सा मान लो? डेल्टा यू, और डब्ल्यू और क्यू क्या हो गया? पाथ फंक्शन हो गया। अब मैं ये आपसे बोलूंगा कि आप घुमा फिरा के आए, आपने क्या करा? सुनना ध्यान से, आप ये गए ऐसे ऐसे करके यहां पर आप पहुंच गए। आई बात समझ में? तो जो पॉइंट फंक्शन था वो तो पॉइंट पे डिपेंड किया, वो तो जीरो हो गया। पर आप जो पाथ पे ट्रेवल किए हो, क्यू और डब्ल्यू चेंज नहीं होंगे। ऋषिकेश हेलो बच्चा, आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर है? हेलो हेलो। तो यहां पर एक चीज बहुत क्लियर आ चुकी है आपको। अब मैं इसको हटा देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं अब कि यस, सुनना ध्यान से, मैं आपसे पूछूं फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस जो समीशन ऑफ द डेल्टा क्यू होगा, इट इज समीशन ऑफ द डेल्टा, छोड़ो क्यू लगाओ, समीशन ऑफ द डब्ल्यू होगा। क्या मैं लिख सकता हूं इसको? हाँ लिख सकता हूं, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते, वैसे तो ये एक प्रोसेस के लिए है, ये क्या है? एक प्रोसेस के लिए। अगर मैं सारी साइकिल की बात करता तो मैं सारे क्यू ऐड करता, सारे डब्ल्यू ऐड करता और डेल्टा यू ऐड करता। पर जब आप पहुंच ही उसी पॉइंट पे गए हो तो डेल्टा यू की वैल्यू तो वैसे भी जीरो आनी है। तो कहने का मतलब जितना भी हीट आपने दिया वो कहीं ना कहीं कहाँ जाएगा? वर्क डन में जाएगा। अब ये सबसे बेहतरीन बात मैं बता रहा हूं आपको। साइक्लिक प्रोसेस में अखिल हेलो, साइक्लिक प्रोसेस में बच्चा, साइक्लिक प्रोसेस में जितना भी आपका हीट था, इन सब का समीशन शुड बी इक्वल टू वर्क डन का समीशन। ओ जी, ये तो बहुत शानदार बात हो गई, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई कि जितना भी आपका हीट था वो वर्क डन के बराबर। अब आपसे वर्क डन निकाल लो सारे। अब याद रखना, जब भी आप ये समीशन करोगे इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ऋषिकेश शानदार, अगर क्लास 10th के हो तो 11th का टॉपिक है और शानदार तरीके से समझ में आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, अगले साल के लिए बेहतरीन चीज चलेगी। आई बात समझ में? और वैसे भी आजकल का तो ट्रेंड है कि 11th का 9th से शुरू कर दो। ऑफ कोर्स ही बात है ना, आजकल जो प्रिपरेशन करते हैं हम स्टार्टिंग से ही करते हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी प्रिपरेशन पहले ही स्टार्ट करते हैं ताकि हम स्ट्रांगली compete कर पाए एग्ज़ाम में। आई बात समझ में? क्लियर सी बात है। तो यस, तो यहाँ पर क्या बात समझ में आई आपको? बहुत शान ऋषिकेश जेई परफेक्ट, बहुत शानदार तरीके से सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आएगा आपको 100%। जेई में अगर आपको करना है तो अभी से लग जाओ, चैप्टर्स कंप्लीट करते रहो, जो भी सीखो ढंग से सीखना और अपनी एक्यूरेसी पे काम करना कि जो भी करो सही करो, गलत तो करना ही नहीं है। तो यहाँ पर ये बात खत्म हुई। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? साइक्लिक प्रोसेस में क्या सीखा आपने? ये सीखा कि चेंज, टोटल इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है डेल्टा यू की बात है वो जीरो आएगा और जितना भी समीशन ऑफ द वर्क डन होगा और समीशन ऑफ द क्यू होगा वो बराबर होंगे। याद रखना जब समीशन, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ चल रही है। क्या कि आपने देखो कहाँ गया W1, ये सिस्टम हमारा, आपका मैं रिवाइज करा दूंगा यहीं पर ही। ये रहा सिस्टम और ये रहा सराउंडिंग। सिस्टम ने वर्क किया। आपको मैंने क्या बोला था? अगर आप पूरी क्लास याद रखते तो आप जो हमारा पिस्टन सिलेंडर था, आप जब हीट देते हो तभी तो कुछ वर्क हो पाएगा आपका। तो हीट देना पॉजिटिव और वर्क का मिलना पॉजिटिव।
अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप कुछ काम करो तो मैं आपको एनर्जी दूंगा, हीट दूंगा, तभी तो आप कुछ वर्क करोगे। अगर आप अपने उसकी बात की जाए जो आपने मोटरसाइकिल या जितने भी आपके कार वगैरह इंजन्स वगैरह हैं उस पे आप क्या करते हो, फ्यूल डालते हो, फ्यूल खरीदते हो, डालते हो, फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल बर्न करने के बाद क्या करता है, हीट एनर्जी देता है, और उस हीट एनर्जी से क्या होता है, आपका वर्क होता है। तो हीट एनर्जी जो दी जा रही है वो पॉजिटिव और जो वर्क मिल रहा है वो नेगेटिव। इसी का ही उल्टा कर दो, अगर आप किसी पे वर्क कर रहे हो तो नेगेटिव, और हीट आप रिजेक्ट कर रहे हो, हीट बाहर आ रही है तो नेगेटिव। आई बात समझ में? अब सुनना, वर्क मिला पॉजिटिव, वर्क मिला पॉजिटिव, यहां भी वर्क मिला पॉजिटिव, ये वर्क दे रहे हो अंदर की तरफ दे रहे हो तो नेगेटिव। Q1 बाहर जा रहा है सिस्टम के बाहर, दे नहीं रहे हो तो नेगेटिव। Q2 दे रहे हो पॉजिटिव, Q3 दे रहे हो पॉजिटिव, और W3 बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव, मतलब वर्क मिल रहा है। तो जब भी आप समीशन ऑफ Q और W करोगे कि सारे वर्क का समीशन और सारे Q का समीशन, तो इन साइन का याद रखना, इन साइन का याद रखना, दैट्स ऑल। यही सबसे मेन है, यही सबसे मेन है। आगे आ जाओ फटाफट फटाफट फटाफट। अब मैं पूछूं नेट वर्क डन इन पीवी डायग्राम। अगर आपका साइक्लिक प्रोसेस है, देखना ध्यान से, देखो ये क्या है, पीवी का ग्राफ था और आपका एक ये साइकिल है। साइकिल कैसे है, आपने 1 से स्टार्ट किया, 2 पे गए, 3 पे गए, फिर 1 पे आ गए, ये एक साइकिल है। आई बात समझ में? अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वर्क डन इन दिस साइकिल, तो वर्क डन होता है एरिया अंडर द कर्व। मतलब जो एरिया फॉर्म कर रहा है ना, ये जो फॉर्म कर रहा है, देखो ध्यान से सुनना, वर्क डन तो क्या होता है, पीडीवी होता है, इंटीग्रेशन, तो इट इज द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व। अगर आपका कोई साइकिल नहीं है, आपकी कोई साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, सिंपल एक प्रोसेस है, तो पूरा का पूरा वर्क आएगा, पूरा का पूरा वर्क आएगा। पर अगर आप यहां से इसको बंद कर दें, मतलब आपकी एक साइकिल बन गई, तो आपका जो एरिया आएगा और जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो एरिया सिर्फ इसके अंदर का होना चाहिए, सिर्फ इसके अंदर का। मतलब जितना उस साइकिल ने एक एरिया बनाया है वही आपको नेटवर्क डन देगा। ये क्या देगा, ये वाला क्या देगा, ये नेटवर्क डन देगा, नेटवर्क डन देगा। नेट मतलब जो मिल रहा है, जो निकल रहा है, उन सब का समीशन। अब देखो यहां ध्यान देना, आपके पास क्या थे, 3 प्रोसेस थे। अगर कोई आपसे पूछे कि सर इसके हर प्रोसेस में वर्क डन निकालो, हर प्रोसेस में, मैं अभी साइकिल की बात नहीं कर रहा हूं, साइकिल के लिए तो नेट वर्क डन आपने समझ लिया कि इसके अंदर का एरिया आएगा, पर मैं अभी आपसे बोलता हूं कि हर किसी का वर्क डन निकालो। तो 1 से 2 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। 1 से 2 क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर पीडीवी में डीवी कांस्टेंट हो गया तो 1 से 2 का वर्क डन 0 होगा, 1 से 2 का वर्क डन 0 होगा, तो इसका वर्क डन 0 होगा। 2 से 3 का वर्क डन, 2 से 3 का वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर 2 3 कर्व। तो एरिया अंडर 2 3 कर्व कितना आ रहा है, पूरा एरिया आ रहा है, अब फिर क्या प्रोसेस बचा, 3 to 1 क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक का। तो 3 to 1 के लिए क्या होगा, एरिया अंडर दिस कर्व, ये वाला कर्व, और ये वाला कर्व 3 से 1 के नीचे का कर्व जो होगा, नीचे का जो एरिया होगा वो माइनस में होगा और ये वाला पूरा प्लस में होगा। जब पूरे वाले प्लस में से नीचे वाला माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा। आई बात समझ में? अगर नहीं आई है तो अब देखो 1 से 2 क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क डन इसका 0 हो गया। 2 to 3 क्या है, एरिया अंडर दिस कर्व, तो वो जो इस सिर्फ प्रोसेस की बात कर रहे हो, तो प्रोसेस में पूरा एरिया आता है अप टू एक्स एक्सेस तक,
याद रखना इसको यहाँ तक मत कर देना, क्योंकि अभी आप सिर्फ 2 और 3 का निकाल रहे हो, और ये कौन सा वर्क है? पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्यों है? अच्छा जी, अब बच्चे बोलेंगे सर इसको पॉजिटिव क्यों बोल रहे हो? तो वर्क डन इज इक्वल टू PdV। क्या 2 से 3 वॉल्यूम बढ़ रहा है, और dV क्या होता है? V फाइनल माइनस V इनिशियल। क्या 2 से 3 वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम बड़ा होगा इनिशियल के, तो ये वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव वर्क डन। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, लो जी, ये वाला वर्क डन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जब 3 से 1 जा रहे हो तो देखो वॉल्यूम घट रहा है, अगर वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन की वैल्यू माइनस में आएगी, तो ये माइनस का वर्क। ये कौन सा? ये बचा हुआ, ये बचा हुआ। जब आपने 1 2 2 3 और 3 1 को सबको ऐड कर लिया, तो आपने क्या बोला? नेटवर्क ऑफ द साइकिल, नेटवर्क ऑफ द साइकिल। और वो कितना आ रहा है? पीवी डायग्राम के अंदर, पीवी डायग्राम के अंदर जो भी साइकिल बन रही है उसके अंदर का वॉल्यूम जो है नेट, फिर से बोल रहा हूं, नेट नेट नेट, नेटवर्क डन। क्लियर है? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो आपसे पूछ लेता है इसमें, इसी अब यही क्वेश्चन आता, यही क्वेश्चन आता, देखो क्वेश्चन कैसे आता, यही आता, कहता वॉल्यूम यहां पर है 1 मीटर क्यूब, ये जो है आपका है 3 मीटर क्यूब, और ये प्रेशर आपका कितना है? मान लो 2 बार, और ये कितना है? 1 बार। अब आपके पास वैल्यूज दी गई हैं, क्या आप इस ट्रायंगल का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते? क्या आप इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते? हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस कितना? 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, हाइट कितनी? 1 से 2 के बीच में 2 माइनस 1 बार 10 की पावर 5, तो ये कितना आया आपका? 1/2, 2 1 10 की पावर 5, 1 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ये कितना? ये पूरा एरिया आया, तो ये नेटवर्क आया, नेटवर्क आया। नेटवर्क मतलब समीशन, समीशन ऑफ ऑल द वर्क, समीशन ऑफ ऑल द वर्क। क्या मैं ये पूछ सकता हूं, क्या जो ये 10 की पावर 5 आया है, तो समीशन ऑफ ऑल द हीट कितना होगा? समीशन ऑफ ऑल द हीट कितना होगा? आप जानते हैं कि फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस समीशन ऑफ ऑल द हीट शुड बी इक्वल टू समीशन ऑफ ऑल द वर्क। जो भी वर्क आया है वही क्या होगा? इसके बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछता आपसे? फाइंड द नेट हीट, फाइंड द समीशन ऑफ ऑल द हीट, ऐसे पूछता। फाइंड द नेट हीट ऑफ द साइकिल, तो निकालते आप वर्क डन। वो कैसे निकालते बच्चा? एरिया अंडर द साइकिल। नवाज हेलो, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। क्या क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता रहा हूं अभी। लो जी, लो जी, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन को पढ़ना, सॉल्व मैं करवा दूंगा। क्वेश्चन को पढ़ना, सॉल्व तो मैं ही करवाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो इसको, फटाफट देखो इसको। क्वेश्चन देखो, क्लियर है? सबको क्लियर है? किसी तरीके की परेशानी तो नहीं? सबको क्लियर है कि नहीं? नवाज बहुत बढ़िया, शानदार। आप कैसे हो? आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं? क्वेश्चन पढ़ दो, बस एक बार पढ़ लो ना, बाकी टेंशन मत लो करवाने की। एक बार पढ़ो तो सही। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है नवाज। यस, टेंशन मत लो। देखो बच्चा, मुझे पता है कि आपको क्या पसंद आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किस तरीके से आपको बताना है, ताकि पूरा का पूरा चैप्टर ना आपके दिमाग में बस छप जाए। देखो, हर चैप्टर की अगर एक कहानी आप सीख गए ना, इनिशियल टू फाइनल, तो फिर भूलोगे नहीं कभी भी। सिर्फ छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में अटके रहोगे तो दिक्कत आएगी। मैं कहता हूँ इनिशियल टू फाइनल एंड तक एक पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, पूरी पिक्चर। चलो इस क्वेश्चन को कराया जाए। अब देखो क्या बोलता है, कंसीडर द साइक्लिक प्रोसेस। एक साइक्लिक प्रोसेस है,
shown in the figure performed on a sample of 2 मोल। जो इस साइकिल में गैस यूज हुई है वो 2 मोल की हुई है। टोटल 1200 जूल ऑफ हीट इज विड्रॉल फ्रॉम द सैंपल। याद रखना जो टोटल है वो 1200 जूल है, मतलब टोटल Q जो है वो कितना है 1200। और साथ साथ आपको याद होगा कि Q W इनके साइन मैटर करते हैं, और उसने क्या बोला, इज विड्रॉल फ्रॉम द विड्रॉन मतलब बाहर निकाल दी, और बाहर निकालने के लिए माइनस। आई बात में नवाज, ही इज माई हैप्पीनेस विच इज इन माई लाइफ। अब सब कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है? देखो फिजिक्स में मज़ा है, मतलब पढ़ने में मज़ा आता है, 100% मज़ा आता है। आप बस थोड़ा कंसेप्ट पे ध्यान दो तो आपको फील आ जाएगा। और मैं आपको बताऊं, जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ भी लोगे ना तो आपको ऐसा बर्डन नहीं होगा कि आप कुछ बहुत रट रहे हो। आपको ऐसा होगा कि हर कंसेप्ट तो याद है ना, हो गया, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, आप जानते हैं कि टोटल समीशन ऑफ द क्यू शुड बी इक्वल समीशन ऑफ द डब्ल्यू, क्योंकि क्या है ये एक क्या है, एक साइकिल प्रोसेस है। तो समीशन ऑफ द डब्ल्यू कितना होगा, -1200। डब्ल्यू का मतलब AC, WAC प्लस, सॉरी साइकिल कैसी है, ऐसी है। तो यहां से करते हैं, A से B करते हैं पहले, WAB, WBC और फिर WCA। साइकिल कैसी थी, ऐसी थी, मैंने ऐसे लिख दिया इसको। आई बात समझ में? अब देखो AC वाला का वॉल्यूम जो है, AC वाला का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। अगर इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो काम ही खत्म हो गया ना। इस वाले का वर्क डन तो 0 हो गया, क्योंकि वर्क डन होता है PdV, तो DV 0 हो गया, तो ये तो खत्म हो गया। अब आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन वर्क डन बाय द BC। आपको BC निकालना है, आपको AB पता होना चाहिए, बस आप AB निकाल लो। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आ जाओ। अब A और B को देखो, किसी भी प्रोसेस, AB क्या है, एक प्रोसेस है। अब किसी भी प्रोसेस का वर्क डन निकालना है, पहले तो ये तो पता हो कि वो प्रोसेस कौन सा है, तभी तो फॉर्मूला लगाओगे ना, जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं। अब टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ है, और सुनना, स्ट्रेट लाइन है पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। आया कि नहीं? आया कि नहीं? देखो A और B क्या प्रोसेस है, पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो मतलब T और V, और जब मैंने ये ग्राफ बताया था आपको कि TV का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, आप अगर PV इज इक्वल टू nRT लिखते हैं बच्चों, तो सुनना ध्यान से, यहां पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये स्ट्रेट लाइन कब आएगी, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। जब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो मतलब A टू B में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो क्या वर्क डन का फॉर्मूला है, आप जानते हैं कि वर्क डन इज डिफाइंड एज PdV। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, dV का इंटीग्रेशन क्या हो गया, V2 माइनस V1 हो गया। यस, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? यस नवाज, फेवरेट सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स आपको मज़ा आएगा। अभी तो आपने स्टार्ट किया है, अभी धीरे धीरे जब पूरे चैप्टर पढ़ोगे आपको फील आएगा कि कुछ हाँ सीख रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे चल के कैसे। अब PV2 माइनस V1, अच्छा आप अगर इस फिगर में देखो तो आपको सिर्फ टेम्परेचर दिए हैं, क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं टेम्परेचर में? यस, PV इज इक्वल टू nRT, तो PV2 PV1। अच्छा प्रेशर तो कांस्टेंट है तो P2 V2 भी लिख सकते हो इसको। अगर मैं इसको प्रेशर कांस्टेंट है तो P2 V2 लिखूं, चाहे इसको P1 V1 लिखूं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, P1 इज इक्वल टू P2 इक्वल टू कांस्टेंट।
अब सुनना ध्यान से, P2 V2 क्या है, NRT2, NRT2, P1 V1, P1 V1 क्या होगा, NRT1। ये कितना आया आपका, NRT2 माइनस T1। अब कहीं ना कहीं N कितना दिया है, 2, R की वैल्यू कितनी होती है सब जानते हैं, 8.3, T2 500 माइनस 300, बस इसको सॉल्व कर ले, आई बात समझ में, 3320, ये कितना आएगा, 3320। अब मुझे बताओ बच्चा, आपको BC निकालना है -1200, इस AB को मैं इस तरफ ले गया, इक्वल किस तरफ, तो माइनस AB कितना, 3320 शुड बी इक्वल टू WBC। तो WBC की वैल्यू कितनी आ रही है, -1200 माइनस 3320, ये आएगी 4520। तो WBC कितना आया, 4520। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, और माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। नवाज, बाकी लोग क्लियर है, बहुत शानदार तरीके से किया, कुछ बड़ी चीज नहीं की, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, PV इक्वल टू NRT सब जानते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, लिटरली बहुत प्यारा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। आई बात समझ में, नवाज वेरी नाइस बच्चा, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। बस लग जाओ आप, प्रिपरेशन में लग जाओ, और देखो फिर कैसे आपको मज़ा आता है आगे, और कैसे आप एग्ज़ाम निकालते हो, कैसे आप एग्ज़ाम निकालते हो। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन को देख लेते हैं एक बार। आई बात समझ, देखो फ्री एक्सपेंशन में क्या है कि यहाँ पर आपके गैसेस हैं, यहाँ पर आपके गैसेस हैं। आई बात समझ में, फ्री एक्सपेंशन नाम ही जो बता रहा है कि फ्रीली एक्सपेंड होगा। फ्री एक्सपेंशन का मतलब हुआ कि एक्सपेंशन करते वक्त कोई भी उसको रोके ना। अगर मैं बोलता हूं कि फ्री एक्सपेंशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये गैस, मैं मान लो अब मैं जब एक्सपेंड होना चाह रहा हूं तो मुझे कोई रोके ना। अब रोकने वाला, अगर मैं बोलूं रोकने वाला यहां पर क्या होता, खाली स्पेस होता। अब इसमें भी अगर एयर होती तो वो रोकता जरूर। तो आप एक काम करो, इस एयर को ही हटा दो, इस एयर को ही हटा दो, मतलब वैक्यूम कर दो, क्योंकि रोकने वाले में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली। तो बस जब ये एक्सपेंड करेगा वैक्यूम में, मतलब कोई भी गैस, कोई भी गैस आपकी वैक्यूम में एक्सपेंड कर रही है, तो वो फ्री एक्सपेंशन होगा, वो फ्री एक्सपेंशन होगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब सुनना ध्यान से, एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर आपकी हाई प्रेशर गैस है, हाई प्रेशर गैस है। ऑफ कोर्स ये बात है ना, अगर आप चाहते हो ये गैस एक्सपेंड करे तो एक्सपेंशन के लिए इसके बाद प्रेशर होना चाहिए। जब प्रेशर होगा तभी तो आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर ये प्रेशर है यहां पर, ऊपर से यहां कुछ नहीं है, खाली जगह, तो बच्चा ये इतनी फास्ट एक्सपेंशन करेगा, एकदम से जाएगा, फटाक से एक्सपेंशन करेगा, फटाक से एक्सपेंशन करेगा। आई बात समझ में। अभी तो यहाँ पर हम स्लोली दिखा रहे हैं, बट ये स्लो नहीं करता, ये फटाक से करता है। स्लो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे एक्सपेंड करता है। तो ये गैसेस क्या करेगी, पूरी की पूरी एक्सपेंड कर जाएगी। और जब ये पूरी एक्सपेंड कर जाएगी, अच्छा अब मैं आपसे एक चीज पूछ दूं, क्या ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस है या फिर ये फास्ट प्रोसेस है? ये प्रोसेस स्लो थी कि फास्ट थी? आप बोलोगे सर फास्ट थी, आप बोलोगे सर फास्ट थी। और जब आपको मैंने बताया है कोई भी अगर प्रोसेस फास्ट होती है, अगर कोई भी प्रोसेस फास्ट है तो वो रिवर्सिबल नहीं हो सकती, क्योंकि रिवर्सिबल का मतलब होता है आप ऐसे गए और ऐसे ही वापस आ गए। रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऐसे मूव करें और ऐसे ही वापस आ जाए, पर आप चले तो गए इस तरफ एक्सपेंड होके, आप इतनी फास्टली गए हैं, इतना फास्ट एक्सपेंशन किया है कि आपको बीच के पॉइंट्स ही नहीं पता। आपको यही नहीं पता कि बीच का पॉइंट्स यहां पर था कि कहां था। आई बात समझ में। अब जब आपको बीच के पॉइंट्स नहीं पता, मतलब इसका कोई भी बीच का पॉइंट इक्विलिब्रियम में था ही नहीं, फास्ट एक्सपेंशन हुआ। तो अब इसका मतलब
फास्ट एक्सपेंशन जब भी होगा तो वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि आप यहाँ से जाने के बाद वापस सेम पाथ में नहीं आ सकते। आ तो सकते हो वापस, पर यही पाथ को फॉलो करते हुए आओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ऐसे मतलब वापस गए हो, आते हुए आपका पाथ सेम नहीं होगा। क्लियर क्लियर। तो अगर पाथ सेम नहीं हुआ तो कौन सा प्रोसेस है, ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये क्या है, आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और दूसरी बात कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है। वर्क डन जीरो क्यों होता है, आप बोलो सर वर्क डन जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चा वर्क तभी तो करोगे ना, वर्क तभी करोगे जब आपको कोई रोक रहा होगा। वर्क तभी तो होगा जो कोई रोकेगा। अब यहां पर तो आपने वैक्यूम रखा था, वैक्यूम था तो कुछ रेस्ट्रिक्शन थी ही नहीं। अब है यस, ओके नवाज सुनना ध्यान से। देखो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि जब आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, जब इसको आप एक्सपेंड करना चाहते हैं गैस को, और वो गैस कैसी है, एक मिनट रुको, ये रही। आपने क्या करा, फ्री एक्सपेंशन में यहां पर रखा वैक्यूम। वैक्यूम क्यों रखा, क्योंकि आप फ्रीली एक्सपेंड करना चाहते हो, कोई आपको रोके, आपका मन नहीं है, तो आपने यहाँ की एयर हटा दी, बाहर फेंक दी। अब जब एक्सपेंशन करोगे तो बहुत फास्ट होगा, क्यों, रोकने वाला कुछ है नहीं, आपका प्रेशर हाई है, फटाक से जाओगे इस तरफ। अब जब प्रोसेस फास्ट हो गई तो फास्ट प्रोसेस को आप वापस उसी पाथ में नहीं ला सकते। मतलब अगर मान लो कि यहाँ से आप यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, तो आप ऐसे गए हो पर ऐसे वापस नहीं आ पाओगे। क्यों नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपको इसके इंटरमीडिएट्स की स्टेट नहीं पता है, आपको नहीं पता कि बीच का पॉइंट क्या था। अपना इतना तेज भागे हो कि आप बीच के पॉइंट्स कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, तो आप इसलिए वापस भी उसी पाथ से नहीं आओगे, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई वर्क डन भी नहीं होगा। इस वर्क डन क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चा कोई आपको रेस्ट्रिक्ट कर ही नहीं रहा है, तो वर्क किसके ऊपर करोगे? अरे वर्क करने के लिए मुझे फोर्स चाहिए। अरे जब कोई सामने वाला है ही नहीं ऐसा कि मैं उस पर फोर्स लगाऊं, तो मैं कहाँ का वर्क डन करूंगा? तो वर्क डन भी जीरो। यहाँ पर हीट भी जीरो है, हीट भी जीरो है। आप बोलो सर हीट जीरो क्यों हो रही है? अरे जो भी वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस होते हैं वो जीरो होते हैं। आप क्या, एक काम करना, आप मत करना, बस सोच लो, सोच लो, सोच लो। वैसे कर भी सकते हो, फिजिक्स है, टेंशन मत लो। आप क्या है, आपका मतलब गैस है, सपोज गैस, क्या कोई फ्लेम है, कोई फ्लेम है, फ्लेम जल रही है। आप एक काम करो, फ्लेम जल रही है, फटाक जाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। क्या जलते हो आप? क्या जलते हो आप? अगर यहाँ रखोगे तो जलोगे ना, तेजी से करो, जलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि हीट को ट्रांसफर होने के लिए कुछ टाइम चाहिए। हीट यहाँ से आपके हाथ में ट्रांसफर हो तो कुछ 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 क्या चाहिए, टाइम चाहिए। अब इतनी फास्टली प्रोसेस करोगे तो हीट ट्रांसफर होना ही नहीं है। अब ये फास्ट प्रोसेस होने के कारण हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। आई बात समझ में? एक मिनट रुको, बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। अब शानदार चीज स्टार्ट होगी, अब मजा आएगा आपको, अब मजा आएगा। सर नोट्स अगर चाहिए कहाँ पे मिलेंगे? बच्चा नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, आप हमारी ऐप में आना, ऐप में आना, ठीक है? आप ऐप में आओगे तो ऐप में आपको हर चीज मिलती है। अब यहां से स्टार्ट होता है असली चीज कि थर्मोडायनेमिक्स का आपने पढ़ा। ऋषिकेश, यस बच्चा देखो, पेपर देने जाओगे बोर्ड का, पहली बात घबराना नहीं है, ठीक है? यस अबे टेंशन मत लो, वैसे नहीं होता है। अरे इतनी फिजिक्स है यार, कभी ना कभी तो तुमने देखा ही होगा ऐसा, टेंशन मत लो। सुनो ऋषिकेश, बोर्ड का एग्जाम है तो सबसे पहली बात घबराना बिल्कुल नहीं है। जब तक पहले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक ना पहुंच जाओ तब तक ये मत सोचना कि पेपर सही जा रहा है कि खराब जा रहा है। क्यों? क्योंकि पेपर जब तक पूरा ना करो तब तक आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि सपोज हो सकता है कि शुरू के क्वेश्चन टफ आए, सबके लिए टफ हो जाएंगे। हो सकता है कि जो आपने शुरू में पढ़ा वो आपने ना पढ़ा हो, पर बाद के क्वेश्चन आपने पढ़े हुए होंगे। आई बात समझ में? तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बस सॉल्व करते हुए थोड़े ठंडे दिमाग से सही सॉल्व करना, बस अच्छा प्रेजेंटेशन रखना और बड़े शिद्दत से
डरना मत, क्योंकि डर के क्या होगा, खराब ही करोगे पेपर। तो इससे अच्छी वाली बात क्या है, इससे अच्छी वाली बात क्या है कि करना है तो ढंग से कर दो। आई बात समझ में? करना है तो आराम से करते हैं, बड़े प्यार से करते हैं, देखी जाएगी जो होगा। यार क्या बात है, पढ़ा तो भाई पूरे पेपर में कई चीज़ें आती हैं, कई चीज़ें नहीं आती। अरे जो आती हैं उस पर नंबर ले आते हैं पहले, जो नहीं आती है उसको बाद में देख लेंगे। जो नहीं आती है वो अब थोड़ी आ जाएगी, तो डरना किस बात का है भैया। क्लियर है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत शानदार चीज है। सब बाकी सब लोग सुनना ध्यान से, कहानी है बस सुनना ध्यान से। कहानी यह है कि आपने थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ पढ़ा, ऋषिकेश या इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल थोड़ा टफ लगता है। ये डिपेंड करता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल सही से नहीं पढ़े हैं, इसलिए टफ लगता है। तो मैं कोशिश करूंगा, अगर कोई वन शॉट लूं, चाहे आप जेई में चेक कर लेना एक बार, अगर मैं कहीं पर वन शॉट लेता हूं तो आप वहां से सीख लेना, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप ध्यान देते हैं यहाँ पर भैया, टाइम भी बहुत जा रहा है। आई बस में सेकेंड, आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा, सबसे पहले आपने जीरोथ लॉ पढ़ा। तुम ध्यान सुनना, आपने जीरोथ लॉ में ये पढ़ा बच्चे कि जीरोथ लॉ में क्या है कि टेम्परेचर का खेल है। मतलब एक बॉडी, मैंने वहां पर बहुत शानदार एग्जांपल दिया था किसका, मरकरी थर्मोमीटर का, कि आप जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल का मतलब टेम्परेचर सेम। जैसे आपका बस मैंने बहुत अभी जीरोथ लॉ यहीं खत्म कर दूंगा, देखो 2 मिनट में। ये आपका मान लो कि मरकरी का थर्मोमीटर है, ठीक है। आपका ये गिलास है, ओके, अंदर मरकरी है, अंदर क्या है, मरकरी है। अच्छा, आप इसका टेम्परेचर मेजर करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इसको और इसको आपस में टच करोगे। आई बात समझ में? इसको और ग्लास को टच करोगे तो ये और ग्लास आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में। मान लो इसका टी टेम्परेचर, जब आपने इसको ग्लास से टेम्परेचर किया तो टी टेम्परेचर हो गया। ग्लास जो है वो किससे कांटेक्ट में है, मरकरी में, तो अगर इसका टी टेम्परेचर तो इसका भी टी टेम्परेचर हो गया। अब आपने क्या करा, आपने इसका टेम्परेचर मेज़र करना था और मरकरी से आपने मेज़र कर लिया, क्योंकि मरकरी जो है मूव करेगी और आपको रीडिंग मिल जाएगी। तो कहने का मतलब, ये वाली बॉडी, चाहे ए बॉडी को, ए बॉडी, ये बी बॉडी और अंदर की सी बॉडी, आपने ए और सी को आपस में टच भी नहीं किया, आपने टच भी नहीं किया, तब भी आपने टेम्परेचर मेजर कर लिया। क्यों? क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम का। ये था जीरोथ लॉ। मैं फर्स्ट लॉ की बात करता हूं, तो फर्स्ट लॉ होता है Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। मतलब जितनी एनर्जी दोगे वो एनर्जी कहाँ जाएगी, या तो वर्क में जाएगी या उसके इंटरनल एनर्जी में जाएगी। मतलब एनर्जी का कंजर्वेशन, कि यस ये ऐसे कंजर्व हुई। पर यहाँ पर आपको ये नहीं समझ में आया, यहाँ पर आपको ये नहीं समझ में आया कि क्या ये क्यू डब्ल्यू में कन्वर्ट होता है, डब्ल्यू क्यू में कन्वर्ट होता है। क्या आपने यहाँ पर कोई कन्वर्जन पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्या आपको ये लगा कि मैं पूरा का पूरा क्यू, अगर आपके पास सपोज क्यू है, क्या आप इसको डब्ल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो पूरा का पूरा? ये आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा। आई बात समझ में? आपने ये फर्स्ट लॉ में नहीं पढ़ा, आपने तो बस एनर्जी को कंजर्व कर दिया कि भैया इनिशियल और फाइनल सेम रहेंगी, पर आपने ये नहीं पढ़ा कि कन्वर्जन पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये चीज। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, सेकेंड लॉ बोलता है कि क्यू का 100% कन्वर्जन नहीं हो सकता। किसके लिए? कोई भी साइकिल के लिए। साइकिल की बात कर रहा हूं मैं प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वैसे भी जो है ना, जो आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो आपका मोटर इंजन हो या डीजल इंजन हो या थर्मल इंजन हो, जितने भी इंजन्स आपके हैं, जितने भी आपके सिस्टम हैं, वो एक साइकिल पे काम करते हैं, एक साइकिल पे लगातार लगातार करते हैं। यहाँ से अब क्या है, फ्यूल, आप गाड़ी में फ्यूल डाले जाओ, वर्क मिल रहा है, फ्यूल डाल रहे हो, वर्क मिल रहा है। तो ये एक साइकिल पे काम कर रहा है, ये एक साइकिल पे काम कर रहा है। आई बात समझ में? तो साइकिल के केस में क्यू का कंप्लीट कन्वर्जन डब्ल्यू में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्यू क्या है, आपका लो ग्रेड एनर्जी, इसको बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी और इसको बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी। नाम ही बता रहा है हाई ग्रेड। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी, क्योंकि W जो है वो Q में कन्वर्ट हो सकता है, पूरा 100% कन्वर्जन हो सकता है। आई बात समझ में? W का Q में कन्वर्जन हो सकता है। एम्बाइब का है पे बच्चा, एम्बाइब का।
पर Q का कंप्लीट कन्वर्जन W में नहीं होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये चीज किसने बताई? ये सेकंड लॉ ने बताई कि अगर आप Q को आप अपनी कोई हीट से वर्क निकालना चाहते हैं, चाहे आप किसी फ्यूल से, अब तो सुना ध्यान से, आप अगर फ्यूल से आपने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, आपकी गाड़ी चल रही है, आपको वर्क मिल रहा है, तो आप पर अगर आप साइलेंसर के पास देखो और हल्का सा हाथ लगाओ तो कहोगे बहुत ही गर्म है सर, ये इतना गर्म कैसे है? इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि जितनी हीट दी थी आपने, अरे कुछ तो वेस्ट हो रही है। आ रही है बात समझ में? जितनी हीट दी थी वो तो आधी तो वेस्ट हो रही है। तो यस, यही है सेकंड लॉ कि सारा का सारा हीट डब्ल्यू में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ तो रिजेक्ट भी होगा, कुछ तो रिजेक्ट भी होगा। आई बात समझ में? और दूसरा क्या बोलता है, दूसरी इसने एक और बात बोली कि जो हीट का फ्लो होता है, सक्षम सुनना ध्यान से, जो हीट का फ्लो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है। मतलब हमेशा हीट कैसे फ्लो कर रही है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, हाई से लो टेम्परेचर। आई बात समझ में? ऑफ कोर्स ही बात है, आपने देखा ही होगा ना, गर्म से ठंडा होता है तो मतलब हीट कहां से ट्रांसफर हो रही? हाई से लो, हाई से लो। ये दोनों बात किसने बोली? सेकेंड लॉ ने बोली। अब इन दोनों बात के लिए, अच्छा आप बोलो सर क्या हम लो से हाई टेम्परेचर हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं? सर ऐसे कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, कर सकते हो, पर यहां पर आपको लगेगी मेहनत। मेहनत, मेहनत का मतलब आपको लगेगा वर्क। ऐसा तो है नहीं भैया, ये तो अपने आप हो रहा है, हाई से लो तो अपने आप हो रहा है, पर लो से हाई करने जाओगे तो आपका पैसा लगेगा। पैसा का मतलब आपका वर्क लगेगा, और मैं वो बताऊंगा वो कहां पर होता है, रेफ्रिजरेटर में। अभी समझाऊंगा आपको, ध्यान सुनना ध्यान से। आई बात समझ में? तो सेकंड लॉ आप समझ गए। अब मैं इसके स्टेटमेंट बताता हूं। तो सेकंड लॉ ने क्या करा? सेकंड लॉ ने थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट दिए, और ये दोनों स्टेटमेंट उन्हीं बात पे डिपेंड करते हैं जो मैंने आपको अभी बताई, उन्हीं बात पे। पहली बात कौन सी? कि बच्चा क्यू का हीट का पूरा ट्रांसफर वर्क में नहीं हो सकता, कुछ तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। मतलब हाई टेम्परेचर बॉडी है, ऑफ कोर्स ही बात है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मुझे हीट चाहिए, तो हीट कहां से लोगे? मैं आपसे बोलूं कि आपको हीट चाहिए, तो आपके पास कोई हॉट बॉडी होगी बड़ी, कोई गर्म बॉडी है, उसी से तो हीट लोगे। तो अगर आपने हॉट बॉडी जो टेम्परेचर TH पे थी, आपने हीट ली, आपने QH ली, इस QH से कुछ तो W वर्क हुआ, पर बच्चा कुछ तो रिजेक्ट हुआ। कहां पर? लोअर टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे। अब सुनना ध्यान से, आपने क्या करा? आपने पेट्रोल डाला, पेट्रोल से क्या हुआ? वो इग्नाइट हुआ, गर्म होके जला, और उससे निकला हीट, उससे निकला हीट। आपने कुछ वर्क किया। अच्छा, जब जो हीट निकल रही है, उस गैस का टेम्परेचर बहुत हाई है, वहां से वो हीट निकल रही है, जो गैस बर्न हुई है उससे बहुत हाई टेम्परेचर से हीट निकल रही है। उसने कुछ वर्क किया, आपकी मोटरसाइकिल आगे चली, और फिर जाके साइलेंसर के पास देखो कि बाकी हीट कहाँ पर जा रही है? सराउंडिंग में जा रही है, सराउंडिंग में, मतलब लोअर टेम्परेचर जो है आपके, एक लोअर टेम्परेचर पे जा रही है। ये किसने बोला? कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये किसने बोला? कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। आई बात समझ में? कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। क्लियर है? क्लियर है? आई बात। और बच्चों जितने लोग देख रहे हो, देखो आप सब लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है? टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना, वहाँ पर मैं मटेरियल वगैरह सब कुछ भेजता रहता हूँ, ताकि आपको वहाँ से हेल्प मिलते रहे और गाइडेंस वगैरह भी मिलती है। आप वहाँ पर मुझसे हर चीज़ पूछ सकते हो, तो मेरे खुद के नाम से या फिर हमारे खुद का भी टेलीग्राम चैनल है, कहीं से भी कर सकते हैं आप। पूछो अब है। तो ये बात समझ में आ गई। कैल्विन ने क्या बोला कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इंजन वर्किंग बिटवीन अ साइक्लिक प्रोसेस, सुनना ध्यान से, टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर। आपको अगर हीट करनी है किसी हॉट रिजर्वायर से, कन्वर्ट कंप्लीटली इनटू वर्क। मतलब ये इम्पॉसिबल है कि जो आप हीट लो वहां से आप कर दो। आई बात समझ? आई? अबे एक मिनट रुकना। क्लियर है? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है? तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट खत्म।
कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म हुआ। चलो जी, अब सुनो ध्यान से, टाइम कम बचा है। फाइंड द चेंज इन एनर्जी सिस्टम। हाँ बच्चा देखो, 415 कैलोरी ऑफ द हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो Q की वैल्यू प्लस 415 और सिस्टम ने 35 कैलोरी का वर्क किया, तो 415 माइनस 35 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आई बस में सक्षम बच्चा देखो, वैसे हम उत्तराखंड हरिद्वार, उत्तराखंड से, उत्तराखंड। अब दूसरा स्टेटमेंट था क्लॉसियस, दूसरा क्या था? क्लॉसियस। और सबके सब बच्चों टेलीग्राम चैनल जरूर करना, ठीक है? आप वहाँ पर सर्च कर सकते हो, आप वहाँ पर सर्च कर सकते हो। ओके, कहाँ से? मेरा नाम सर्च कर लेना, उसमें मिल जाएगा आपको। क्लॉसियस स्टेटमेंट की बात की जाए तो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है? ये वही बात पे डिपेंड करता है कि आप ये हॉट बॉडी, ये कोल्ड बॉडी, सुनो ध्यान से, ये गर्म, ये ठंडी। मैं कहता हूं आप यहां से लेके यहां तक हीट का ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप यहां से लेके यहां तक हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि हीट हमेशा TH से T लो जाती है, पर आपका ये T लो है और ये TH है, TL से TH नहीं कर सकते। अगर ऐसा करना है आपको तो वर्क देना पड़ेगा, मतलब मेहनत लगेगी। ये रहा वो इंजन या रेफ्रिजरेटर बोलो इसको, बेसिकली रेफ्रिजरेटर की कहानी यही होती है, मैं भी समझाऊंगा आपको कैसे। ये आपने हीट दिया, यहां से वर्क दिया, और तब जाके आपका क्या हुआ, यहां पर दूसरी हीट गई। तो ये Q1, इसको Q2 मान लो, इसको Q1 मान लो। आई बात, ध्यान सुनना, होता क्या है, आई बात समझ, सुना। रेफ्रिजरेटर की बात करो तो कैसे वर्क करता है, यह आपको समझना पड़ेगा कि रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है। देखो, आप चाहते हो कि आपका रेफ्रिजरेटर ठंडा रहे, मतलब आप चाहते हो कि आपका ये वाला स्पेस जो है वो ठंडा रहे, ताकि आप इसमें कोई भी चीज रखो तो वो ठंडी रहे। अब बात समझ में आई? अब आप अगर इसका टेम्परेचर, मान लो कि ये रेफ्रिजरेटर है, मान लो कि ये रेफ्रिजरेटर है, ये ठंडा, ये कम टेम्परेचर पे है, अभी ये कम टेम्परेचर पे है। अगर ये कम टेम्परेचर पे है तो क्या होगा कि जो सराउंडिंग है, आपका कमरा है, वहां वो तो गर्म टेम्परेचर पे है, आपका रेफ्रिजरेटर लो टेम्परेचर पे है, आपका कमरा जो है वो गर्म टेम्परेचर पे है, वहां से हीट आएगी, हीट आएगी। अब आप चाहते हो कि इसका टेम्परेचर कम रहे, पर बच्चा हीट आ रही है, वो तो गर्म कर देगा इसको। आई बात समझ में? जब लाइट चली जाती है, जब लाइट चली जाती है तो आपका जो कूल वाला स्पेस है वो गर्म होना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में क्या हो रहा है कि वो जो हीट आ रही है वो निकल नहीं पा रही। मैं कहता हूं टेम्परेचर उतना ही रहे, तो जितनी हीट इसको मिल रही है उतना हीट वो निकाल दे। आई बात समझ में? पर वो निकलेगी कैसे? उसको निकालने के लिए आपको एक वर्क करना पड़ेगा, एक वर्क। वर्क का करना मतलब आप वर्क दोगे। अब वर्क कहां से दोगे रेफ्रिजरेटर में? आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा? कंप्रेसर चलता है। कंप्रेसर क्या करता है? कंप्रेसर एक साइकिल बनाता है। रेफ्रिजरेंट, जो रेफ्रिजरेंट आता है वो रेफ्रिजरेंट एक साइकिल में घूमता है, और रेफ्रिजरेंट यहाँ पर आता है। आई बस, ये आपका कूलिंग स्पेस है, ये आपका रेफ्रिजरेंट है, ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, फिर वापस जाएगा, फिर ऐसे करके घूमेगा, ऐसे करके घूम जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होंगी। यहाँ पर वो क्या करेगा, वो जो रेफ्रिजरेंट है ना वो ठंडा होके आएगा, और यहाँ पर जो हीट आ रही है, यहां पर जो हीट आ रही है उस हीट को ले लेगा, उस हीट को ले लेगा, और आपका टेम्परेचर लोअर है वो लोअर ही बना रहेगा। आई बात समझ में? पर ये जो प्रोसेस के लिए आपको वर्क लगेगा, ये प्रोसेस के लिए आपको वर्क लगेगा, इसलिए अगर लोअर से हायर पे हीट ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपको एक वर्क लगेगा। यही बोलता है इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन। कौन सी मशीन? सेल्फ एक्टिंग, जो खुद से काम करे।
एंड अंडर बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्ड टू द हॉट रिजर्वायर। मतलब हीट कैन नॉट इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड टू हॉट, हीट ऐसे फ्लो नहीं करती है, हीट फ्लो करने के लिए मुझे वर्क चाहिए। तो यहाँ पर वर्क का, आपको यहाँ पर वर्क देना पड़ता है, तभी तो आप इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का बिल दे रहे हो, क्योंकि वहाँ पर काम करना पड़ रहा है। बिजली का बिल कौन दे रहे हैं? आपके पेरेंट्स दे रहे हैं। पेरेंट्स कहीं और काम कर रहे हैं तो वो वर्क कर रहे हैं ना, वहाँ से वर्क कमा रहे हैं, मतलब वर्क कर रहे हैं, फिर अर्निंग कर रहे हैं, उस पैसे से बिजली खरीद रहे हैं, तो बिजली फिर यहाँ पर आ रही है, फिर बिजली यहाँ काम कर रही है, तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है। आई बात समझ में? आई बात क्लियर है? आप कभी नहीं भूलोगे, अब कभी नहीं भूलोगे इन चीज़ों को, अब कभी नहीं भूलोगे। आई बस में। अब फटाक से पढ़ते हैं छोटी छोटी चीज़ें। कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल क्या है? जो ये आपको मैंने इंजन दिखाया, और जो आपको मैंने कौन सा इंजन, मोटरसाइकिल की बात करी, उसका इंजन दिखाया, मैंने किसकी बात करी, रेफ्रिजरेटर की बात करी, तो वहाँ पर भी एक साइकिल, ये सबके सब एक साइकिल पे काम करते हैं, एक साइकिल पे, और उनमें से एक साइकिल है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल का मतलब क्या हुआ? कार्नोट साइकिल वो एक आइडियल साइकिल है। कौन सी साइकिल है? ये बच्चा आइडियल साइकिल है। आइडियल साइकिल, आइडियल साइकिल क्या मतलब? इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, इससे ऊपर किसी की नहीं हो सकती, इससे ऊपर किसी की नहीं हो सकती। पर ये मत बोल देना कि सर एफिशिएंसी 100% होगी क्या इसकी, अरे ये मत बोल देना, ये मत बोल देना, क्योंकि 100%, यस यस यस, तो एफिशिएंसी 100% नहीं होगी, क्योंकि आपको कैल्विन प्लैंक ने क्या बोला? कैल्विन प्लैंक ने बोला कि कोई भी हीट 100% कन्वर्ट नहीं हो सकती, कुछ तो रिजेक्ट भी करेगा। अगर कुछ तो रिजेक्ट करेगा तो 100% तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कार्नोट साइकिल का मतलब क्या हुआ कि एक साइकिल जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम तो होगी, पर वो 100% नहीं होगी, पर वो बाकी सब में मैक्सिमम होगी। और ये जो है ये आइडियल है। आइडियल का मतलब क्या हुआ? रिवर्सिबल साइकिल है, रिवर्सिबल है। क्या बात करते हैं? रिवर्सिबल है। तो 4 प्रोसेस होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। 4 प्रोसेस होते हैं। तो आप अगर पीवी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें 4 प्रोसेस होंगे। एक तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल, फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक, फिर आपका कंप्रेशन। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो क्या होगा? एक्सपेंड करेगा गैस, गैस ही ऑफ कोर्स, गैस एक्सपेंड करेगा। यहाँ से यहाँ क्या हुआ? एक्सपेंशन, तो आइसोथर्मल होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट। यहाँ से यहाँ क्या होगा? एडियाबैटिक, एडियाबैटिक मतलब Q इज इक्वल टू 0। फिर क्या होगा? फिर अब वो कंप्रेस करेगा। पहले वो एक्सपेंड किया, फिर वो कंप्रेस करेगा, फिर वो कंप्रेस करेगा, फिर कंप्रेस करेगा कौन से? आइसोथर्मल से, फिर दोबारा कंप्रेस करेगा किससे? एडियाबैटिक से। अब क्या बना? ये एक साइकिल बना। क्या बना? ये साइकिल बना। क्या बना? ये साइकिल बना। देखो गैस एक्सपेंड कर रही है, ये बाहर जा रहा है, वर्क मिल रहा है एक्सपेंड करते हुए, वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिर ये कंप्रेस कर रही है। अब एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन, ये चलता रहेगा। हीट आप यहां से नीचे देते रहोगे। ये एक प्रोसेस बन गया और ये एक इंजन बन गया। क्या बन गया? इंजन बन गया। आई बात समझ में? अब यहां पर बात आती है, क्या फटाक से पढ़ते हैं, देखो जल्दी जल्दी, मतलब आराम से पढ़ रहे हैं, पर कुछ ही चीज बची है, फटाफट सीख लो। कार्नोट साइकिल में क्या होता है? एक एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। ये कहता है आउटपुट का मतलब नेट वर्क डन, नेट वर्क डन अपॉन इनपुट, अपॉन इनपुट। इनपुट कितना दिया आपने? यहाँ पर कुछ हीट दी, Q1 हीट दी। आइसोथर्मल में Q1 हीट दी। एडियाबैटिक में तो हीट वैसे भी 0 है, एडियाबैटिक में हीट 0 है, और इस वाले से कुछ हीट निकल गई, इस वाले से कुछ हीट निकल गई। तो कितनी हीट, कितनी हीट दी आपने? Q1 हीट दी। आई बात समझ में? अब साइकिल का मैं अगर लॉ लगाऊं, साइक्लिक लॉ लगाऊं, तो मैं जानता हूं कि नेट हीट शुड बी इक्वल टू नेट वर्क डन। तो वर्क नेट शुड बी इक्वल टू नेट हीट कितना? Q1 दे रहे हो और Q2 निकल रहा है, जो दे रहे हो वो पॉजिटिव, जो निकल रहा है वो नेगेटिव। तो नेट हीट कितना हुआ? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। यहां से 1 माइनस Q2 अपॉन Q1,
1 माइनस Q2 अपॉन Q1, कुछ नहीं हुआ। एफिशिएंसी आउटपुट, कितना आउटपुट आपको मिल रहा है, कितना वर्क मिल रहा है, वर्क कौन सा, नेटवर्क, नेटवर्क पूरी साइकिल में जो भी नेटवर्क है वो, और इनपुट क्या है, हीट का इनपुट, और नेटवर्क को मैं लिख सकता हूं डेल्टा क्यू, Q1 माइनस Q2। आप बोलो कि सर 4 प्रोसेस हैं, केवल 2 ही क्यों? क्योंकि 2 तो एडियाबेटिक हैं, एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर तो 0 होता है, तो सिर्फ 2 बचे, तो Q1 ऐड हो रहा है और Q1 माइनस में, तो Q1 माइनस Q2। आई बात समझ में? और अगर ये जो मैं लिख रहा हूं, ये तो किसी के लिए भी है, जो मैं लिख रहा हूं ये सब के लिए है, ये किसी भी साइकिल के लिए है, हर साइकिल के लिए परफेक्ट बैठेगा। पर अगर आपके पास कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल है मतलब आइडियल है, मतलब रिवर्सिबल है, तो आप Q2 बाय Q1 को T2 बाय T1 भी लिख सकते हो। T2 मतलब कौन सा, जहां पर हीट का रिजेक्शन हो रहा है, और T1 कौन सा, जहां पर हीट मिल रही है। तो मैं इसको 1 माइनस T2 बाई T1 लिख सकता हूं। कहां पर जहां पर आइडियल प्रोसेस हो, कार्नोट हो। 1 माइनस Q2 बाई Q1 तो इज एप्लीकेबल फॉर एवरी इंजन, पर अगर आपका कार्नोट इंजन है तो 1 माइनस T2 बाई T1 आप लिख सकते हैं। ओके, तो हीट इंजन मैं आपको बता चुका हूं। ओके, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में हम ध्यान सुनना, रेफ्रिजरेटर में हम COP को डिफाइन करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब यहां पर एफिशिएंसी नहीं बोलते, यहां पर बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, इसका मतलब होता है डिजायर्ड इफेक्ट, मतलब जो आपका डिजायर है, जो आप चाहते हो, और यहां पर होता है इनपुट। अब आप मुझसे पूछो कि सर डिजायर्ड कितना है, आपका डिजायर क्या था यहाँ पर, कि जो भी हीट आ रही है वो निकल जाए। मतलब यहाँ से अगर QC निकल रहा है तो आपका डिजायर क्या है कि QC निकलता रहे। अगर QC निकलेगा तो टेम्परेचर लोअर रहेगा, तो QC। और इनपुट क्या है, इनपुट आप वर्क दे रहे हो, तो वर्क क्या है, इनपुट है। आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ पर एनर्जी को बैलेंस करूं तो मैं कह सकता हूं जितना भी QC आया और जितना भी वर्क आया, दैट शुड बी इक्वल टू QH। मतलब आपने QC निकाला और यहां से W दिया, दोनों मिलके क्या बने, QH। तो W क्या बना आपका, QH माइनस QC। QH माइनस QC, QC को नीचे ले जाओ तो 1 अपॉन QH अपॉन QC माइनस 1। ये तो किसी के लिए भी एप्लीकेबल है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई भी रेफ्रिजरेटर हो। अगर कार्नोट की बात की जाए, कार्नोट रेफ्रिजरेटर की बात की जाए, अगर कार्नोट की बात की जाए तो कार्नोट में जो QH बाई QC होता है, दिस इज TH बाई TC। फॉर रिवर्सिबल साइकिल, पर्टिकुलरली फॉर द रिवर्सिबल साइकिल, आप QH बाई QC को TH बाई TC लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन TH माइनस TC माइनस 1, और इसको सॉल्व करें तो TC अपॉन TH माइनस TC भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो यहां तक हमने सारी चीजें क्लियर कर ली हैं। आई थिंक आपको मजा आया होगा और आपने यहां पर हर छोटा छोटा कंसेप्ट देखा, अच्छे से देखा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां पर नहीं आई। अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसको फिर से करेंगे। इसकी एक क्लास और लेंगे जिसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, ठीक है? वो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। ओके, तो होप आपको मजा आया होगा, आपने सीखा, आपने पूरा थर्मोडायनेमिक्स में पूरे ढंग से सीखा, हर चीज छोटी छोटी समझ में आई, बहुत बेसिक आई। क्या आपने रिलेट किया, इंजन से रिलेट किया, हर चीज किया? तो मुझे लगता है अगर आप पूरा सेशन देखोगे ढंग से, फिर से देखना, आपका हर पॉइंट क्लियर होगा। अब इसके बाद कुछ नहीं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। सो बच्चों देखो, ऐसे ही मेरे साथ बने रहो, मैं गारंटी देता हूं आपके जितने भी टॉपिक्स हैं फिजिक्स में, मैं सब अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। आप टेंशन मत लेना, आपकी हर छोटी छोटी चीज़ क्लियर करवाऊंगा। अभी तो हम क्लासेस को और बढ़ाएंगे और रेगुलर लेंगे और अच्छे से लेंगे, वहाँ पर आप देखना कि आपके सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपकी हर चीज़ क्लियर होगी। आई बात समझ में? सो बच्चों ऐसे ही मेरे साथ बने रहो, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड कीप एम्बाइबिंग।
Keep imbibing. We believe in you.